गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सर डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है त्रिराज्यीय संघर्ष, जो कि प्राचीन काल के इतिहास के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये त्रिराज्यीय संघर्ष किस तरह से हुआ और इसके पीछे क्या क्या कारण थे, क्या परिस्थिति थी, और इनमें जो भाग लेने वाले थे वो राजवंश कौन कौन से थे, और उसके बाद इन संघर्ष के बाद परिणाम क्या निकला, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि त्रिराज्यीय संघर्ष में भाग लेने वाले वंश कौन कौन से थे। तो त्रिराज्यीय संघर्ष में जो वंशों ने भाग लिया उसमें सबसे पहला है गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा है राष्ट्रकूट वंश और तीसरा है पाल वंश। ये तीनों के तीनों साम्राज्य आपस में उस समय संघर्षरत रहे थे और एक दूसरे के साम्राज्य पर अधिकार करने और ख़ास तौर से कन्नौज के ऊपर अधिकार करने के लिए। कन्नौज का उस समय काफ़ी महत्व था और कैसे क्या रहा वो सारा कुछ अब हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारतवर्ष में राजनीतिक रिक्तता की स्थिति बन गई, क्योंकि हर्ष स्वयं पुत्रहीन अवस्था में मरा था। उसके राज्य का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए हर्ष के बाद भारतवर्ष के राजनीतिक परिदृश्य में भारी परिवर्तन दिखाई देते हैं। गुप्तोत्तर काल से ही सामंतों की शक्ति एवं महत्वाकांक्षा में निरंतर वृद्धि होती गई और हर्षवर्धन के काल में इनकी शक्ति में और वृद्धि हुई। लेकिन हर्षवर्धन के काल में केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली थी, इसलिए विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर सकी। लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात इन सामंती शक्तियों ने देश की राजनीतिक एकता को छिन्न भिन्न कर दिया और देश में अनेक नवीन राजवंश उत्पन्न हो गए। इनमें 3 राजवंश अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली दिखाई देते हैं। पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश, दक्कन में राष्ट्रकूट वंश और पूर्वी भारत में पाल वंश। अपने अपने क्षेत्रों में इन तीनों राजवंशों ने दीर्घकाल तक शासन किया, लेकिन इनका अधिकांश समय आपसी संघर्ष में ही व्यतीत हुआ। इन तीनों शक्तियों के मध्य ये संघर्ष लगभग आगामी 200 वर्षों तक चलता रहा। इसे इतिहास में त्रिराज्यीय, त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। त्रिराज्यीय संघर्ष के अध्ययन स्रोत। त्रिराज्यीय संघर्ष के विषय में जानकारी सामान्यतः उपयुक्त शासकों के अभिलेखों से प्राप्त होती है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अभिलेख हैं ग्वालियर अभिलेख, भागलपुर ताम्रपत्र लेख, संजन ताम्रपत्र लेख, बड़ौदा अभिलेख, डिंडोरी एवं रागनपुर अभिलेख, बादल स्तंभ लेख आदि। साहित्यिक साक्ष्यों में 11वीं सदी में रचित उदय सुंदरी एक प्रमुख कृति है। विदेशी यात्रियों में अरब यात्री सुलेमान का विवरण भी महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि ये त्रिराज्यीय संघर्ष के कारण क्या थे। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है वह है साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ। इस काल के नव स्थापित राज्यों के शासकों में यह सामान्य प्रवृत्ति दिखाई देती है कि वे विशाल से विशालतर भूभाग का स्वामी बने। इसी कारण से इन राजवंशों में आपस में संघर्ष होता रहा। गुर्जर प्रतिहार एवं पाल वंश के शासकों में मगध पर अधिकार करने की चेष्टाएं उनकी इस प्रवृत्ति को उजागर करती है। गुजरात एवं मालवा क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों में प्रतिद्वंद्विता भी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को प्रकट करती है। इसी प्रकार इन शासकों ने अपने अभिलेखों में भी अपने को विशाल भूभाग का स्वामी दर्शाने का प्रयास किया है। यह भी उनकी साम्राज्यवादी भावना को अभिव्यक्त करता है। इसलिए ये सभी शासक वंश अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप संघर्ष होना अनिवार्य था। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि समक्षेत्रगत विस्तारवादी आकांक्षाओं की परिणति प्राय युद्ध एवं रक्तपात में हुई है। दूसरा कारण है कन्नौज का विशिष्ट महत्व। गुप्त काल तक सामान्यतः पाटलिपुत्र भारतवर्ष की राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहा। तत्पश्चात हर्षवर्धन के काल में पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज या कान्यकुब्ज ने ले लिया और यह तत्कालीन भारत का केवल राजनीतिक केंद्र ही नहीं रहा, बल्कि आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से भी इसका महत्व बहुत बढ़ गया था। कन्नौज एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर चुका था तथा सांस्कृतिक दृष्टि से भी हर्षवर्धन के काल में इस नगरी का कायाकल्प हो गया था।
इसलिए ये नवीन राजवंश कन्नौज पर अपना अपना अधिकार स्थापित करने को आतुर थे। परिणाम स्वरूप इन्हें आपस में युद्ध करने पड़े। तीसरा, गंगा यमुना के समृद्ध क्षेत्र का आकर्षण। नव स्थापित राजवंशों को अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए गंगा घाटी का उपजाऊ मैदान आकृष्ट करता था। उत्तरी भारत का यह विशाल भूभाग अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र रहा है। इस मैदानी भूभाग पर जिस राजवंश का आधिपत्य होता वह ही उत्तर भारत का शासक माना जाता था। अतः इसका स्पष्ट आर्थिक एवं सामरिक महत्व था। इस क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहार, राजपूत तथा पाल वंश के शासक अपना अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप इनमें संघर्ष होना अनिवार्य था। चौथा, उत्तर भारत की दुर्बल राजनीतिक स्थिति। हर्षवर्धन का साम्राज्य लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में विस्तृत था। उसके पश्चात एक नवीन राजवंश, जिसे आयुध वंश कहा जाता है, का कन्नौज पर शासन स्थापित हुआ। इस राजवंश के शासकों में हर्ष के विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखने की क्षमता नहीं थी। यह एक दुर्बल राजवंश था। इसकी दुर्बलता ने प्रतिहारों, राजपूतों और पालों को कन्नौज पर आक्रमण कर उत्तरी भारत में प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। परिणाम स्वरूप ये राजवंश आपस में संघर्षरत हुए। और लास्ट है राजपूत साम्राज्य की सुरक्षा हेतु। राजपूत राजवंश दक्कन में शासन करता था, जो उत्तर भारत से अपेक्षाकृत अधिक दूर था। इसलिए राजपूत शासकों ने उत्तर भारत में जो विजय अभियान किए, उनको स्थायी बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन ये अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अन्य राज्यों को अधिक शक्तिशाली नहीं होना देना चाहते थे। इसीलिए प्रतिहार शासक वत्सराज ने जब पाल शासक धर्मपाल को परास्त किया एवं उसके राजछत्र इत्यादि का अपहरण कर लिया, तब राजपूत नरेश ध्रुव ने वत्सराज पर आक्रमण कर उसे परास्त किया तथा उसकी बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाया। त्रिराज्य संघर्ष के विभिन्न चरण। ये जो संघर्ष हुआ था वो विभिन्न चरणों में हुआ था और करीब करीब इसमें 6 चरण थे। उपयुक्त कारणों से इन तीनों शक्तियों में एक लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। इस पूरे संघर्ष काल में तीनों कभी भी एक साथ युद्धरत नहीं हुए। इस संघर्ष का हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, जैसे में है प्रथम चरण। अवंती का प्रतिहार वंश वत्सराज शक्तिशाली शासक था। इसने उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कन्नौज के राज्य पर आक्रमण किया तथा वहाँ के आयुध वंशी राजा इंद्रायुध को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इस समय बंगाल में पाल वंशी शासक धर्मपाल राज्य कर रहा था। वह महत्वाकांक्षी शासक था। इसने प्रतिहारों की बढ़ती शक्ति को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा समझा और वत्सराज को चुनौती दी। परिणाम स्वरूप दोनों राजवंशों में युद्ध हुआ और इस युद्ध में वत्सराज विजयी हुआ। रागनपुर दानपत्र लेख के अनुसार गौडीय शरत बिंदु पाद धवलम छत्रदयम केवलम तस्माना हत तद यशो अपि, अर्थात वत्सराज ने बंगाल के राजा के 2 राजछत्रों एवं यश को हर लिया। वनी डिंडोरी लेख के अनुसार वत्सराज ने सरलता से धर्मपाल को हरा दिया। इसी प्रकार राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और वत्सराज को परास्त किया। इतना ही नहीं, वत्सराज को अपने प्राणों की रक्षा के लिए मरुस्थल की ओर भागना भी पड़ा। ध्रुव अपनी विजय को स्थायित्व प्रदान नहीं कर सका, क्योंकि वह अपने राज्य दक्कन से उत्तर भारत में बहुत दूर आ चुका था। अतः यह एक भौगोलिक बाधा थी और दूसरा उसके अपने ही राज्य में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ध्रुव अपने प्रिय पुत्र गोविंद तृतीय को राजा बनाना चाहता था, किंतु स्तंभ नामक अन्य पुत्र राज सिंहासन पर अपना अधिकार करना चाहता था। इन परिस्थितियों में ध्रुव को वापस अपने राज्य में लौटना पड़ा। त्रिराज्य संघर्ष का प्रथम चरण ध्रुव की अल्पकालिक सफलता का चरण कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके द्वितीय चरण की। उत्तरी भारत में विजय प्राप्त कर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव दक्षिण चला गया था और अपने राज्य की समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त था। पाल नरेश धर्मपाल ने इसे उपयुक्त अवसर मानकर अपनी शक्ति को संगठित किया तथा कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। धर्मपाल ने कन्नौज से शासक इंद्रायुध को हटाकर अपने समर्थक चक्रायुध को कन्नौज का राजा बना दिया। भागलपुर ताम्रपत्र लेख से विदित होता है कि इसके बाद कन्नौज में एक विशाल दरबार का आयोजन किया गया। इसमें भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यदु, यवन, अवंती, गंधार और कीर के राजाओं को आमंत्रित किया गया था। अवंती नरेश से यहाँ तात्पर्य वत्सराज से है। इस प्रकार पाल नरेश धर्मपाल उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली
सम्राट बन गया। धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामिन कहा गया है। फिर है इसका तृतीय चरण। वत्सराज की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 795 ईस्वी से 833 ईस्वी प्रतिहार शासक बना। इस समय दक्कन में राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी का शासन था। नागभट्ट द्वितीय ने अपने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया और ग्वालियर अभिलेख के अनुसार कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रायुध को सिंहासन से हटा दिया तथा अपने समर्थक इंद्रायुध को कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठा दिया। तत्पश्चात उसने धर्मपाल पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया। संभवतः यह मुंगेर के पास युद्ध हुआ था। इसी क्रम में नागभट्ट द्वितीय ने कुछ अन्य विजय भी की, लेकिन जब वह अपने दिग्विजय अभियान से वापस लौट रहा था तब उसका सामना राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से हो गया। इस युद्ध में नागभट्ट द्वितीय पराजित हुआ और उसका कन्नौज पर भी प्रभाव समाप्त हो गया। तत्पश्चात गोविंद तृतीय वापस अपने राज्य की ओर लौट गया। अपने पूर्वज ध्रुव की भांति गोविंद तृतीय भी उत्तर भारत में विजित क्षेत्र का कोई शासन प्रबंध किए बिना ही अपने गृह राज्य की ओर लौट गया। इस तरह से इसका तृतीय चरण भी खत्म हुआ। और फिर है चतुर्थ चरण। त्रिराज्य संघर्ष का यह चरण विवादग्रस्त है। विवाद गोविंद तृतीय के आक्रमण के काल एवं कारण से संबंधित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल द्वारा संरक्षित कन्नौज के शासक चक्रायुध को पराजित किया और उसे सिंहासन से हटाकर अपने समर्थक को शासक बनाया। तत्पश्चात धर्मपाल को भी परास्त किया गया। इन दोनों शासकों के परास्त होने के बाद इनकी इच्छा से गोविंद तृतीय उत्तर भारत की ओर आया तथा उसने नागभट्ट को परास्त किया। दूसरी ओर अन्य विद्वान कहते हैं कि राष्ट्रकूट नरेश नागभट्ट की सफलता से निश्चिंत नहीं था। राष्ट्रकूट अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर नागभट्ट की नज़र थी और इस क्षेत्र पर नागभट्ट ने अधिकार करने का कुछ प्रयास भी किया था। अतः गोविंद तृतीय नागभट्ट की विजयों से निश्चिंत नहीं था। ऐसी स्थिति में गंगा घाटी में नागभट्ट राष्ट्रकूट साम्राज्य आंतरिक दृष्टि से काफ़ी सुदृढ़ था। ऐसी स्थिति में गोविंद तृतीय उत्तर भारत की ओर बढ़ा। संभवतः इसी समय उससे पराजित चक्रायुध एवं धर्मपाल भी आ मिले। इसी प्रकार इस चरण में नागभट्ट के विरुद्ध गोविंद तृतीय का अभियान महत्वपूर्ण बना। नागभट्ट तृतीय अपने विरुद्ध गोविंद तृतीय, धर्मपाल एवं चक्रायुध की समग्र शक्ति का प्रयोग होने से न केवल परास्त हुआ बल्कि इसने भी अपने पिता की तरह मरुस्थल में भागकर प्राणों की रक्षा की और गोविंद तृतीय नागभट्ट के राज्य को विजित करता हुआ हिमालय तक पहुंच गया। तत्पश्चात जिस प्रकार ध्रुव को अपने राज्य के आंतरिक समस्याओं के कारण शीघ्र ही वापस दक्षिण की ओर लौटना पड़ा था, लगभग उसी प्रकार गोविंद तृतीय को भी विजित क्षेत्र की बिना कोई व्यवस्था किए दक्षिण की ओर अपने राज्य को में लौटना पड़ा। पंचम चरण। नागभट्ट के पश्चात रामभद्र 833 से 836 ईस्वी प्रतिहार नरेश बना। यह अत्यंत कमजोर शासक था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके हाथ से अपने साम्राज्य का कुछ भाग निकल गया था, क्योंकि इसके काल में कुछ भूमि अनुदानों का अनुमोदन नहीं किया गया। स्पष्ट है अपने अधिकार में स्थित भूमि के अनुदान की ही पुष्टि की जा सकती है। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष 814 ईस्वी से 880 ईस्वी भी कठिनाइयों से घिरा हुआ था। दक्षिण भारत में इसी समय चालुक्य शक्ति का उदय हो रहा था। अमोघ वर्ष ने यद्यपि चालुक्यों को परास्त कर दिया था, लेकिन सामंत स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयास कर रहे थे। इसके अतिरिक्त यह धार्मिक अभिरुचि का व्यक्ति था तथा इसमें वैराग्य भावना विद्यमान थी। उपरोक्त दोनों राजवंशों को कठिनाइयों में घिरा पाकर पाल वंश के शासक देवपाल ने उत्कलों के वंश को समाप्त किया, हुनों का दर्प भंग किया तथा द्रविड़ों और गुजरों के अभिमान को समाप्त कर दिया। द्रविड़ों से आश्रय यहाँ राष्ट्रकूटों से है तथा गुजरों से तात्पर्य गुजर नरेश रामभद्र से है। स्पष्ट देवपाल ने राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष को पराजित किया तथा गुजर नरेश रामभद्र को भी परास्त करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार देवपाल 815 से 855 ईस्वी के समय में पाल वंश की कीर्ति चरम सीमा पर थी। उसका शासन आसाम से लेकर कश्मीर तक, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक और हिमालय से लेकर विंध्य तक विस्तृत था। अब इसका षष्ठ चरण। बंगाल में देवपाल का उत्तराधिकारी विग्रहपाल 855 से 860 ईस्वी हुआ। इसके पश्चात नारायणपाल शासक बना। ये दोनों अपने पूर्व शासक देवपाल की तरह योग्य शासक नहीं थे। इसी प्रकार राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष 11-12 वर्ष की उम्र में शासक बना था। कुछ समय पश्चात ही सम्राट के अल्पायु से लाभ उठाकर विद्रोही ने विद्रोह के झंडे खड़े कर दिए। संजन ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि गंग नरेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की तथा अन्य अधीनस्थ सामंतों ने भी विद्रोह कर दिया तथा राजकीय पदाधिकारियों का वध कर डाला। इससे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रकूट नरेश भी संकटों से घिरे हुए थे। इसी समय प्रतिहार वंश में महापराक्रमी शासक मिहिर भोज
836 से 889 ईस्वी का शासन था। इसने राष्ट्रकूट नरुस अमोघ वंश की दुर्बलता का लाभ उठाकर पश्चिमी भारत में काठियावाड़ तक अपने प्रभुत्व को विस्तार किया। सिरुर अभिलेख के अनुसार अंग, बंग, मगध और वेंगी के राजा राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वंश के अधीन थे। इसी आधार पर डॉक्टर आर सी मजूमदार का कहना है कि अमोघ वंश ने पाल नरेश नारायण पाल को पराजित किया। इसके विरुद्ध पाल अभिलेखों में दावा किया गया है कि नारायण पाल ने किसी द्रविड़ शासक को परास्त किया। डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार यह द्रविड़ शासक अमोघ वंश था। इसी प्रकार परस्पर विरोधी दावों से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रकूट एवं पाल वंशों के मध्य छोटी छोटी झड़पें होती रही, कोई निर्णयात्मक युद्ध नहीं हुआ। इसी प्रकार अमोघ वंश के पश्चात कृष्णद्वितीय 880 से 914 ईस्वी जब शासक बना तो इसे प्रतिहारों से युद्ध करना पड़ा। इस समय प्रतिहार वंश में मिहिर भोज का शासन था। संभवतः दोनों ही मालवा पर अधिकार करना चाहते थे। भवनगर अभिलेख का कथन है कि भोज ने नर्मदा नदी को पार करके कृष्णराज को पराजित किया। यह कृष्णराज ही कृष्णद्वितीय था। इसके विरुद्ध बेगूभ्रा ताम्रपत्र का कथन है कि राष्ट्रकूटों ने उज्जैन में भोज को पराजित किया। इस प्रकार इन परस्पर विरोधी विवरणों से भी यही स्पष्ट होता कि इनमें निर्णायक युद्ध नहीं हुआ। मिहिर भोज के पुत्र महेंद्रपाल 890 से 910 ईस्वी ने अपने पिता की तरह प्रतिहार राज्य को शक्तिशाली बनाया। महेंद्रपाल के अभिलेख बंगाल एवं बिहार के क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि इसके काल में प्रतिहार शक्ति अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। महेंद्रपाल के पश्चात महिपाल प्रथम शासक बना। इसे राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने पराजित किया तथा कन्नौज को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इंद्र तृतीय के पश्चात राष्ट्रकूट वंश पतन की ओर शीघ्रता से बढ़ चला। प्रतिहार नरेश महिपाल ने राष्ट्रकूटों की निर्बलता का लाभ उठाया तथा पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। महिपाल प्रथम के पश्चात प्रतिहार वंश में दुर्बल शासक हुए और संघर्षपूर्ण स्थिति में राज्य की रक्षा नहीं कर सके और धीरे धीरे इस वंश के साम्राज्य का अंत हो गया। नारायण पाल के पश्चात पाल वंश भी पतन की ओर अग्रसर था, अतः यह वंश भी इन परिस्थितियों का में कोई लाभ नहीं उठा सका। कृष्ण तृतीय के पश्चात राष्ट्रकूट वंश की निर्बलता भी उजागर हो गई और शनय शनय यह भी छिन्न हो गया। इस प्रकार तीनों वंश प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पालों के पतन के साथ साथ दीर्घकाल से चला आ रहा त्रिराज्य संघर्ष भी समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं त्रिराज्य संघर्ष के परिणाम। इसमें सबसे पहला जो ये बात हम करें कि त्रिराज्य संघर्ष जो लगभग करीब 2 शताब्दियों तक चला, इसके कुछ परिणाम निकले वो इस प्रकार से हैं। पहला है 3 महत्वपूर्ण राजवंशों का पतन। हर्ष के पश्चात भारतीय क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण राजवंशों का उदय हुआ था, जिन्होंने जन कल्याण एवं सार्वजनिक महत्व के कार्य को अनदेखा करते हुए अपने संपूर्ण संसाधनों का युद्धों में उपयोग किया, जिससे राज्यों का विकास नहीं हुआ। इनके मध्य आपसी दीर्घकालिक संघर्ष ने देश के आर्थिक संसाधनों को बर्बाद कर दिया, अतः आने वाले समय में भी देश का पुनर्निर्माण संभव नहीं हो सका। ये तीनों राज्य देश के 3 भागों में स्थित थे। अपने अपने क्षेत्रों में ये विकास की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते थे, लेकिन ये तीनों ऐसे युद्धों के भंवर में फंसे जिससे निकलना संभव नहीं था और शनय शनय ये राजवंश भारतीय मानचित्र से विलुप्त हो गए। दूसरा है कन्नौज का महत्व समाप्त होना। हर्ष के काल में कन्नौज का राजनीतिक एवं आर्थिक महत्व चरम सीमा पर पहुंच गया था। उस समय यह नगरी भारत की राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। इसलिए हर्ष के मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद भी भिन्न भिन्न राजवंश इस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए संघर्ष की शुरुआत करते हुए दिखाई देते हैं, जो आने वाले 200 वर्षों तक चलता रहा। इस दौरान कभी कन्नौज पर प्रतिहार वंश का प्रभाव हुआ तो कभी पाल वंश का प्रभाव पड़ा तथा कभी राष्ट्रकूट वंश का। इस प्रकार आक्रमणों, प्रत्याक्रमणों तथा अन्य व्यवस्थाओं में परिवर्तनों से इस वैभवपूर्ण नगरी का महत्व धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। तीसरा है नवीन राजवंशों का उदय। यद्यपि भारतीय समाज में सामंतवाद का विकास गुप्त साम्राज्य के उत्तरवर्ती काल में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इस काल तक आते आते सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सामंत प्रभावशाली बन गए थे। ये सामंत अपने अपने क्षेत्रों में जनता से कर प्राप्त करते थे तथा कानून एवं व्यवस्था भी स्थापित रखते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर शासन की सेवा में सेना सहित उपस्थित होते थे। त्रिराज्य संघर्ष के दौरान अपने अपने राजाओं को इन सामंतों ने अपने अपने सैनिक शक्ति के साथ सहयोग किया था। इस युग में इनकी शक्ति में
अभिवृद्धि हुई तथा जब भी केंद्रीय शक्ति दुर्बल हुई तब इन्होंने स्वतंत्रता सत्ता की स्थापना कर ली। परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में अनेक छोटे छोटे नवीन राज्य स्थापित हुए। इस समय केंद्र की कमजोरी का लाभ उठाकर चंदेल, चालुक्य, परमार, चाहमान और चोल वंशों का उदय हुआ। चौथा, नवीन संस्कृति का उदय। प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पालों के मध्य हुए संघर्ष के परिणाम स्वरूप शौर्य कर्म करने वाले योद्धाओं तथा उनके अस्त्र शस्त्रों का महत्व स्थापित हुआ। स्पष्ट है कि युद्ध के दौरान शस्त्र सज्जित योद्धाओं का महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है, इसलिए इस काल में शस्त्रोपजीवी जातियों का प्राधान्य स्थापित हुआ। इस प्रकार इस काल में युद्ध कुशल व्यक्तियों का महत्व बढ़ा तथा उनको जनता ने भी रक्षक के तौर पर सम्मान किया। इन योद्धाओं ने एक नवीन संस्कृति को जन्म दिया। परवर्ती काल में इस संस्कृति को राजपूत संस्कृति कहा जाने लगा। और पांचवा है देश का सैनिक दृष्टि से दुर्बल होना। यद्यपि देश में तीन वंशों ने ही लगभग 200 वर्षों तक आपस में युद्ध किया। जनता में भी युद्धकर्मा योद्धाओं की कमी नहीं थी, लेकिन ये सब आपस में ही युद्धरत थे। एकता की भावना का अभाव था। ऐसी परिस्थितियों को देखकर कोई भी बाह्य आक्रमणकारी देश की ओर ललचाई नज़र से देख सकता था, और देखा भी। प्रारंभ में अरबी आक्रमण हुए, तब भी स्थानीय शासक एकजुट नहीं हुए तथा बाद में महमूद गजनवी ने तो आक्रमणों का तांता ही लगा दिया। अतः इस त्रिराज्य संघर्ष के पश्चात जो नवीन राजनीतिक परिदृश्य उपस्थित हुआ, उसने देश की शक्ति का खोखलापन उजागर कर दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये त्रिराज्य संघर्ष किस तरह से देश के लिए हानिकारक सिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने आपस में ही लड़ते हुए पूरे 200 वर्षों तक देश का कोई भी किसी तरह से विकास नहीं होने दिया। सब अब आपस में ही लड़ते रहे और ना अपनी जनता की तरफ ना उनके शासन की तरफ कोई ध्यान दे पाए, जिससे विदेशी आक्रमणकारियों को भारत की तरफ देखने का और उसके ऊपर आक्रमण करके उसे लूटने का और अपना राज्य स्थापित करने का सुअवसर प्राप्त हो गया।